So guys, we were discussing about the cancellation of instruments. We have discussed section 31 कि कब cancellation आप instruments की आपने cancel करवाने कब order हो सकती है, जब आपका instrument written instrument void है, voidable है, या फिर आपके पास reasonable apprehension है कि अगर इस instrument को इसी तरह से रखा गया है उसमें तो वहां पे आपको serious injury cause हो सकती है। जैसे मैंने आपको शिप वाला एग्जाम्पल दिया था कि अगर वो आप इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल नहीं करवाएंगे तो हो सकता है उनकी इंश्योरेंस कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो जाए और उन्हें वो इंश्योरेंस मनी उनको पे करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो वहां पे आप अपने इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करवा सकते हो। अगर वो इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर हुआ है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंडर तो कोर्ट है वो कॉपी भेज देगा, अपनी कॉपी भेज देगा डिक्री की उस ऑफिस में जहां पे उस ऑफिसर को जहां पे इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्ड हुआ था, और उस ऑफिसर को बोलेंगे कि ये आप अपनी जो आपकी कॉपी है इंस्ट्रूमेंट्स की उसमें नोट कर लो कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कैंसल हो गया है। इज इट क्लियर? तो वी नीड टू डिस्कस द केस लॉ रिगार्डिंग दिस। राइट डाउन द साइटेशन Mahinder Rudin versus Redan Nessa. So here citation AIR 1998. AIR 1998 Guwahati 22. Guwahati 22. अब यहाँ पे इस केस में क्या हुआ था कि एक सेल ऑफ लैंड था, ठीक है, लैंड को सेल करनी थी और वो लैंड किसकी थी? इलिटरेट लेडी की। जो लेडी पढ़ी लिखी नहीं थी उसकी लैंड थी, उसने उस लैंड को सेल करना था। नाउ जो अमाउंट था, जो कंसिडरेशन थी उसकी, दैट वाज नॉमिनल, बहुत ज्यादा कम थी, यू कैन से बिलो द मार्केट प्राइस। सो प्लेंटिफ ने यहाँ पे एलिज किया कि ये जो डॉक्यूमेंट है, प्लेंटिफ ने क्या कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट है, और वो डॉक्यूमेंट क्या था? एग्रीमेंट टू सेल का डॉक्यूमेंट था, ये फ्रॉडेंटली सेल डीड में कन्वर्ट कर दी गई है। एग्रीमेंट टू सेल का जो इंस्ट्रूमेंट था, डॉक्यूमेंट था, उसको फ्रॉडेंटली सेल डीड में कन्वर्ट कर दिया है। अब जो लोअर कोर्ट था, ही केम टू द फाइंडिंग दैट द डिफेंडेंट नंबर 1, ये जो लोअर कोर्ट था वहां पे उन्होंने क्या कहा कि जो डिफेंडेंट नंबर 1 है, ही इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉडेंटली उन्होंने क्या किया? सेल डीड को नॉमिनल वैल्यू में ले लिया है और उन्होंने प्लेंटिफ को चीट किया है। नाउ डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट ने क्या किया? डिफेंडेंट ही हैज ट्राइड टू ग्रैब द प्रॉपर्टी, कि उन्होंने उस लेडी की प्रॉपर्टी ली है जो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, या फिर आप कह सकते हो हु इज इन पर्दा, उस लेडी की प्रॉपर्टी खींचने की कोशिश की है, प्रॉपर्टी को ग्रैब करने की कोशिश की है, जो कि 50,000 की प्रॉपर्टी थी और उसने 5,000 में लेने की कोशिश की है। तो ये गुवाहाटी हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि ये फ्रॉड का केस है, इसलिए जो डॉक्यूमेंट है इसको कैंसिल किया जाना चाहिए। तो उस डॉक्यूमेंट को, जो एग्रीमेंट टू सेल का डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवाया। नेक्स्ट केस लो, हमीद वर्सेस कन्हैया। हमीद वर्सेस कन्हैया, AIR 2004, इलाहाबाद 405, इलाहाबाद 405। तो इस केस में क्या है आपका, क्या एंड हुआ था? यहाँ पे देयर वाज अ पर्सन, देयर वाज अ पर्सन, दो लोगों के बीच में, दो लोग थे, सपोज ए और बी थे, ठीक है, ए और बी है, दोनों वो कहां पर गए थे? सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में गए थे, क्योंकि उन्हें विल एग्जीक्यूट करवानी थी। ए और बी, टू पर्संस, दे वेंट टू द सब रजिस्ट्रार ऑफिस टू एग्जीक्यूट द विल। नाउ उनके साथ एक एडवोकेट भी इन्वॉल्व था, ठीक है, एडवोकेट वाज इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द विल, बिल को प्रिपेयर करने के लिए वो एडवोकेट इन्वॉल्व था। तो उन्होंने क्या किया? एक डॉक्यूमेंट फ्रॉडेंटली प्रिपेयर किया था, एक दूसरा डॉक्यूमेंट फ्रॉडेंटली प्रिपेयर किया, और जिसपे की डेट लिखी थी और सेल डेट लिखी थी। ये जो विल थी, ये विल थी दैट वाज प्रेजेंटेड ऑन 23 दिसंबर 1981। इज इट क्लियर? विल एग्जीक्यूट कराने के लिए भी 23 दिसंबर 1981 को गए थे, और उसी दिन उन्होंने विल प्रेजेंट की थी 23 दिसंबर 1981। और जिसमें क्या है, जो ए था, ए अपीयर हुआ था और उन्होंने एक्नॉलेज कर दी थी विल की एग्जीक्यूशन को बिफोर द सब रजिस्ट्रार। एंड उसके बाद पहले वो अकेले आके उन्होंने क्या किया?
विल सब रजिस्ट्रार के सामने विल को एग्जीक्यूट करवा दिया, एक्नॉलेज कर दिया है। उसके बाद वो बी के साथ गए हैं और उन्होंने 28,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कर लिए, जो कि ए को किसी थर्ड पर्सन से मिले थे, सपोज सी से पहले वाले सूट में मिले थे, तो इनका पहले सूट था वहां पे मिले थे। नाउ ये रिकॉर्ड रखा गया था, और ये भी रिकॉर्ड पे था कि जो ए है, ए वो कहाँ गए थे, वो अपने विलेज वापस गए थे उसी डेट पे, जिस दिन विल एग्जीक्यूशन हुई है उसी डेट को वो अपने विलेज वापस गए थे। सो सेल डीड की डेट क्या थी, 23 दिसंबर 1981। ये नेक्स्ट डे प्रेजेंट की गई थी, दैट इज ऑन 24 दिसंबर 1981। और जो दूसरा पर्सन ही वाज आल्सो बिफोर दी सब रजिस्ट्रार, मीन बी भी सब रजिस्ट्रार के सामने थे, जिसको शो किया गया था कि यहाँ पे सेल कंसिडरेशन ऑलरेडी मिल चुकी है, रिसीव हो चुकी है। सो अगेन यहाँ पे वो था कि जो इंस्ट्रूमेंट था दैट वाज वॉइडेबल, तो यहाँ पे उन्होंने कहा जो सेल डीड है वो कैंसिल हो जाएगी। तो अगर सेल डीड कैंसिल हो जाएगी, इट वाज प्रॉपर, क्योंकि ये फ्रॉडेंटली एग्जीक्यूट किया था डिफेंडेंट ने विदाउट द कंसेंट एंड द नॉलेज ऑफ द अनदर पर्सन। जो कंसिडरेशन है वो भी पे नहीं की गई थी, जिसमें कंसिडरेशन भी ए को पे नहीं की गई थी, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कैंसिल करने के लिए बोला गया। Is it clear? So this was regarding section 31. एक और क्या है, आप साइटेशन नोट करो, दयावती वर्सेस मदन लाल वर्मा, AIR 2003, इलाहाबाद 276। तो इस केस में आपका क्या हेल्ड हुआ था, यहाँ पे सूट फाइल हुआ था 13 इयर्स के बाद, तो दैट वाज बार्ड बाय द लिमिटेशन लॉ। तो अब यहाँ पे आपको ये भी देखना है सेक्शन 31 में कि जब आप सूट फाइल कर रहे हो, दैट शुड नॉट बी अ डिले, दैट शुड बी विद इन द टाइम पीरियड। सो लिमिटेशन पीरियड था फॉर द सूट और फॉर डिक्लेरेशन ऑफ सेल डीड, ठीक है। जो सूट फाइल किया था वहां पे डिक्लेरेशन ऑफ सेल डीड के लिए उन्हें कहा गया था ये नल एंड वॉइड है, क्योंकि वो 3 इयर्स में फाइल करना था सूट आपको, जिस दिन से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो सूट था, सूट वाज फाइल्ड आफ्टर 13 इयर्स, सूट फाइल हुआ था 13 इयर्स के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डीड। सो इट वाज हेल्ड दैट इट वाज बार्ड बाय द लिमिटेशन लॉ। इज इट क्लियर? तो ये आपका सेक्शन 31 था। सी नाउ कि अब ये है वमुला मेनेमा वर्सेस ए वेंकटामा AIR 1984 NOC 80 आंध्र प्रदेश। यहाँ जो सेक्शन 31 है ये एप्लीकेबल नहीं है उन केसेस को जहाँ पे डॉक्यूमेंट थर्ड पर्सन ने एग्जीक्यूट किया है और वो एडवर्स टाइटल क्लेम कर रहे हैं, अपना एडवर्स पोजेशन क्लेम कर रहे हैं, किससे, दिस पर्सन का राइट है दैट इज अफेक्टेड बाय द डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेल की है किसी पर्सन ने, वो ट्रू पर्सन ओनर के अगेंस्ट क्लेम कर रहे हैं, तो इस तरह के केसेस में जो प्लेंटिफ है वो प्लेंटिफ सूट फाइल कर सकते हैं फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल इंस्टेड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। क्लियर? तो वहां पे आप कौन से केसेस फाइल होंगे, टाइटल को डिक्लेयर करवाने का सूट फाइल होगा, ना कि डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवाने का सूट फाइल होगा। तो सी नेक्स्ट, दैट इज व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स मे बी पार्शियली कैंसल। 32 क्या कह रहे हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पार्शियली कैंसिल हो सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल ए है, ए ने क्या किया है, बी के साथ एक मॉर्टगेज डीड एग्जीक्यूट की है, ठीक है। मतलब कि ए ने कुछ को पैसा चाहिए था, लोन चाहिए था, उसने बी से बोरो किया और सिक्योरिटी पे अपनी प्रॉपर्टी रख दी है, ठीक है। मॉर्टगेज डीड एग्जीक्यूट हो गई है। अब यहाँ पे क्या है कि ए ने क्या किया, उसने फ्रॉडेंटली अपनी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी वापस ले ली है। इज इट क्लियर? अपनी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी फ्रॉडेंटली वापस ली है और इवन उन्होंने इंडोर्स भी कर लिया अपने आप ही, बी के फॉल्स सिग्नेचर करके बी के उन्होंने उस मॉर्टगेज डीड के पीछे इंडोर्स कर दिया है कि आई हैव टेकन ₹1200 फ्रॉम ए, ठीक है। ए ने खुद ही लिख दिया, खुद ही बी के साइन कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या है, बी है, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट नहीं कैंसिल करवाएंगे, इंस्ट्रूमेंट नहीं कैंसिल करवाएंगे, सिर्फ क्या कैंसिल करवाएंगे कि यहाँ पे बी की राइट है, बी इज इंटाइटल्ड टू गेट इंडोर्समेंट कैंसिल, जो उन्होंने सिर्फ इंडोर्समेंट की थी वो इंडोर्समेंट को वो कैंसिल करवा सकते हैं। इज इट क्लियर?
यही आपका कह रहे हैं सेक्शन 32, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स में बी पार्शियली कैंसल्ड, इज इट क्लियर? व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स में बी पार्शियली कैंसल्ड। तो यहाँ पे क्या है, जो वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स और ऑब्लिगेशन, ठीक है, जहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट है वो एविडेंस है डिफरेंट राइट्स और ऑब्लिगेशंस का। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल बताया था कि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट को एविडेंस था, जो एंडोर्समेंट की थी, द कोर्ट में, अगेन डिस्क्रिशनरी पावर है, इन प्रॉपर केस कैंसल इट इन पार्ट, या तो वो सिर्फ उसी को कैंसिल कर देगा पार्ट में, दैट इज वो इंडोर्समेंट को कैंसिल कर देगा, एंड अलाउज इट टू स्टैंड फॉर द रेजिड्यू, और जो बाकी का है उसको वो एज इट इज रख देंगे कि उसको वो फॉलो कर सकते हैं, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो सेक्शन 32 है वो कहाँ पे नहीं अप्लाई होगा, it shall not be applied unless the right or obligation evidenced by इंस्ट्रूमेंट आर डिस्टिंक्ट एंड सेपरेबल। क्या वो सेपरेबल हो सकते हैं? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वहां पे क्या है कि वहां पे वो सेपरेबल था, जो एंडोर्समेंट थी वो सेपरेबल था। तो इसमें क्या है, वो मॉर्गेज डीड को एज इट इज छोड़ सकते हैं, लेकिन वो एंडोर्समेंट को कैंसिल करवा सकते हैं। एंड इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ रामचंद्र वर्सेस गंगा सारण 1939 इलाहाबाद 103। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ गया, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स में बी पार्शियली कैंसल्ड। नाउ कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का लास्ट सेक्शन क्या है, 33 है, दैट इज पावर टू रिक्वायर benefit to be restored or compensation to be made when instrument is cancelled or is successfully resisted as being void or voidable। अब यहाँ पे क्या है, अगेन वही चीज आ गई जो हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है, कि अब यहाँ पे जो सेक्शन 30 में पढ़ा था, यहाँ पे क्या है कि अगर आपने कैंसिल करवा दिया है इंस्ट्रूमेंट, तो अगर जिस पार्टी ने इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करवाया है उसने कोई बेनिफिट लिया है, वो बेनिफिट रिस्टोर दूसरी पार्टी को रिस्टोर करवाते हैं। क्लियर? सी क्लॉज 1 क्या कह रहे हैं, ऑन एडजजिंग द कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे आपने कैंसिल करवाया था, इंस्ट्रूमेंट आपने कैंसिल करवाया था सेक्शन 31 के अंडर। On adjudging the cancellation of an instrument, the court may require, again there is a discretionary power, court may require the party to whom such relief is granted to restore। Is it clear? Court may require the party, court कह सकते हैं पार्टी को, to whom such relief is granted to restore। कोर्ट कहेंगे, जैसे सपोज मैंने इंस्ट्रूमेंट कैंसिल करवाया है, तो कोर्ट मेरे को बोलेगा कि अगर आपको कोई भी बेनिफिट मिला है, ठीक है, उस बेनिफिट को दूसरी पार्टी को दे दो। So far as may be any benefit which he may have received from the other party and to make the compensation, is it clear? Restore करे और make compensation करे to which justice may require। तो अगर उसके साथ बेनिफिट जो मुझे मिला है उसके साथ वो बेनिफिट वापस करने के साथ साथ अगर जस्टिस अकॉर्डिंग टू जस्टिस ये है कि उसे कॉम्पोजिशन भी देनी चाहिए, तो आई विल पे सर्टेन कॉम्पोजिशन आल्सो। दिस वाज क्लॉज 1। नेक्स्ट क्लॉज 2 क्या कह रहा है आपका, वेयर अ डिफेंडेंट सक्सेसफुली रेजिस्ट एनी सूट ऑन द ग्राउंड। जहां पे डिफेंडेंट ने सक्सेसफुली रेजिस्ट किया है कोई भी सूट, और किस ग्राउंड पे, कि जो इंस्ट्रूमेंट है ये वॉइडेबल है, ये इंस्ट्रूमेंट है ये वॉइडेबल है। सो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट में रिक्वायर हिम टू रिस्टोर एनी बेनिफिट ही हैज रिसीव्ड टू द अदर पार्टी और मेक कॉम्पोजिशन फॉर। ठीक है, तो प्लेंटिफ को क्या बोलेगा वो, कि कोई भी बेनिफिट जो है वो बेनिफिट वापस दूसरी पार्टी को दो या फिर कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट क्या वो बोलेगा, डिफेंडेंट रेजिस्ट कर रहे हैं सूट को, किसी भी सूट को रेजिस्ट कर रहे हैं किस ग्राउंड पे, कि वॉइडेबल है इंस्ट्रूमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट वॉइड है, तो वहां पे कोर्ट क्या कहेगा कि उसे बेनिफिट वापस दो। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट में रिक्वायर्ड टू रिस्टोर एनी बेट, वही चीज यहाँ पे है, कोर्ट में रिक्वायर हिम टू रिस्टोर एनी बेनिफिट टू द अदर पार्टी टू द एक्सटेंट टू विच हिज स्टेट इज हैज बेनिफिटेड देयर, जिससे उसकी स्टेट बेनिफिट हुआ है। नाउ ये जो सेक्शन 33 है, इवन इट इज अप्लाइड टू माइनर्स आल्सो। जनरली हम बात क्या कह रहे हैं कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा है कि माइनर के साथ हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते, माइनर के अगेंस्ट कोई एग्रीमेंट एनफोर्स नहीं करवा सकते, एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो सेक्शन 33 है
ये माइनर्स पे भी इक्वली एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं सेक्शन 33 क्लॉज 1 में क्या कह रहे हैं कि अगर माइनर कोर्ट में जा रहा है एज अ प्लेंटिव, कोई इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करवाने के लिए जा रहा है, तो कोर्ट उसे कह सकते हैं कि जो आपको बेनिफिट मिला है, माइनर को भी कह सकते हैं कि जो बेनिफिट आपको मिला है वो बेनिफिट वापस उस दूसरी पार्टी को दो, और अगर जस्टिस के अकॉर्डिंग कॉम्पनसेशन है तो कॉम्पनसेशन भी दूसरी पार्टी को दो। इज इट क्लियर? तो यहाँ 33(2) भी क्या कहता है, 33 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी क्या कह रहा है कि अगर माइनर डिफेंडेंट है केस में और वो सूट की इन्फोर्समेंट को रेजिस्ट कर रहा है इस ग्राउंड पे कि ही इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इस ग्राउंड पे कर रहा है क्योंकि हमने बी में यही पढ़ा था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, तो अगर हमने ये है कि उसने कि ये रिस्टोर किया है बेनिफिट, इज इट क्लियर, कि उसे बोलेंगे कि वो इनकम्पिटेंट है, इन्फोर्स नहीं हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, तो कोर्ट उसे बोलेगा कि अगर आपको कोई बेनिफिट मिला है तो वो रिस्टोर कर दो दूसरी पार्टी को टू द एक्सटेंट ही और हिज स्टेट हैज बेनिफिटेड देयर। इज इट क्लियर? स्टेट हैज बेनिफिटेड मींस अगर उसका कोई परमानेंट बेनिफिट है, जैसे कोई प्रॉपर्टी है, कोई डिपॉजिट है बैंक अकाउंट में, तो उससे वो अपने बेनिफिट को रिस्टोर करवाएगा जो उसने लिया। Is it clear? So there are case laws. हमने ये जो case laws है, you might have studied in contract also under this heading only, nature of the contract with minor. खानगुल वर्सेस लखा सिंह है, लेजली वर्सेस शेले है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, लेजली वर्सेस शेले में क्या प्रिंसिपल आया था, रेस्टिट्यूशन स्टॉप्ड वेयर रीपेमेंट बिगिंस, रेस्टिट्यूशन स्टॉप्ड वेयर रीपेमेंट बिगिंस। तो इसके अब आर यू क्लियर विद कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 31, 32, 33 से क्लियर हो आप? So what was happened in the Leslie versus Shelley? ये आपका इंग्लिश केस लॉ है। यहाँ पे क्या हुआ था इंग्लैंड में, इंग्लैंड में क्या हुआ था, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन मींस कि रिस्टोरिंग बैक द प्रॉपर्टी बाय अ फ्रॉडुलेंट माइनर। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन मींस टू रिस्टोर बैक। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था इंग्लैंड में कि अगर फ्रॉडुलेंट माइनर है, माइनर ने अपनी एज मिस रिप्रेजेंट किया या किसी भी तरह से फ्रॉड कमिट किया है, तो वो भी प्रॉपर्टी रिस्टोर बैक करेगा, जो उसको बेनिफिट हुआ है वो वापस दूसरी पार्टी को देगा। लेकिन उन्होंने कंडीशन लगा दी थी क्या, कि कब वो रिस्टोर करेगा, अगर प्रॉपर्टी ट्रेस कर सकते हो आप, ठीक है, अगर वही सेम प्रॉपर्टी जो उसने फ्रॉडेंटली आपसे ली है उस प्रॉपर्टी को ट्रेस कर सकते हो तो वो प्रॉपर्टी रिस्टोर होगी। तो लेस्ले वर्सेस शेले में क्या हुआ था कि जो अगर सपोज माइनर ने किसी से लोन लिया है, कोई पैसा लिया है, तो वो पैसा वो रिकवर नहीं कर सकते माइनर से, एज द सेम कैन नॉट बी ट्रेस्ड। कैन यू ट्रेस द मनी, कि आपसे किसने कौन से नोट लिए थे, नहीं ट्रेस कर पाओगे। अगर आपको नंबर याद है देन इट इज अ डिफरेंट थिंग, नोट के जो नंबर्स है वो याद है, इट इज अ डिफरेंट थिंग, अदरवाइज यू कैन नॉट ट्रेस द मनी। तो उन्होंने कहा था मनी जो माइनर ले रहा है वो रिकवर नहीं किए जा सकते माइनर से, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ट्रेस नहीं की जा सकती। इज इट मी? तो उन्होंने कहा था लेस्ले वर्सेस शेली में कि अगर हमने माइनर को ये बोल दिया है कि हमारा पैसा वापस कर दो, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसके अगेंस्ट हम कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस इन्फोर्स कर रहे हैं माइनर के अगेंस्ट, जो हमारा लॉ परमिट नहीं था। Is it clear? Now this was the position of English law. Now क्वेश्चन जो इंडिया में क्या राइज हुआ था कि जो माइनर है, क्या उसको हम इंडिया में माइनर को कह सकते हैं कि वो बेनिफिट जो उसे मिला है, जो रॉन्गली उसने बेनिफिट लिया है, जो ऑब्टेन किया है, फ्रॉडेंटली उसने कोई बेनिफिट लिया है, क्या उसको हम बोल सकते हैं कि उसको रिस्टोर बैक करें अंडर अ वॉइड एग्रीमेंट? क्या उस पार्टी का माइनर को हम कह सकते हैं कॉम्पनसेशन पे करने के लिए कह सकते हैं इंडिया में? तो वहां पे आपको सेक्शन 39 और 41 के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो 1963 से पहले था, 1963 से पहले हमारे पास एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट था 1877, उसमें जो सेक्शन थे आपके सेक्शन 39 और 41, एंड अब वो सेक्शंस चेंज हो गए हैं। नाउ दिस सेक्शन, अब सेक्शन 33 है आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का, ठीक है। तो अब वहां पे रिप्लेस हो गया था। तो सेक्शन 39 और 41 क्या कह रहे थे पहले वाले एक्ट के, तो यही कह रहे थे कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई रिटर्न इंस्ट्रूमेंट वॉइड या वॉइडेबल है, या फिर उन्हें रीजनेबल अप्रेंशन है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है अगर उसको एज इट इज छोड़ दिया तो वो सीरियस इंजरी कॉज करेगा, तो उस इंस्ट्रूमेंट को वो वॉइड या वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं, कोर्ट है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शनरी पावर है, उनको कैंसिल कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को। इज इट क्लियर? ऐसे ही सेक्शन 41 है आपका कि जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट कैंसिल करवा रहे हो तो
कोर्ट को कह सकता है जिस पार्टी ने कैंसिल करवाया, अगर उसको कोई बेनिफिट मिला है, ठीक है, तो वो कॉम्पनसेशन दूसरी पार्टी को देगा। सो ये जो सेक्शन 39 एंड 41 है, दिस वाज द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के है, और एट प्रेजेंट हमारे पास सेक्शन 33 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, जो ये बातें कह रहे हैं। इज इट क्लियर? तो अब इंडिया में हम रिस्टोर माइनर को कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं कि वो रिस्टोर बैक करे या कॉम्पनसेशन पे करे? लाहौर हाई कोर्ट क्या कह रहा है? लाहौर हाई कोर्ट ने खानगुल वर्सेस लखा सिंह के केस में क्या बोला था? खानगुल वर्सेस लखा सिंह के केस में क्या बोला था लाहौर हाई कोर्ट ने? कि उन्होंने कहा कि माइनर है शुड बी आस्क्ड टू पे बैक द मनी आल्सो। इज इट क्लियर? मनी भी उसे बोलना चाहिए, क्योंकि माइनर ने इस केस में मनी बोरो किए थे, और उस मनी को रिकवर करने के लिए उन्होंने कहा था माइनर लाइबल है, क्योंकि उन्होंने फ्रॉडेंटली अपनी एज को मिसरिप्रेजेंट किया है। So Lahore High Court ने कहा है कि minor should be asked to pay back the money. Is it clear? Now Allahabad High Court का व्यू क्या regarding the minor? ये इनका लाहौर हाई कोर्ट से ऑपोजिट व्यू है। वो कह रहे हैं माइनर को हम नहीं पैसा वापस करने के लिए नहीं बोल सकते, वो स्टिल माइनर है। अगर वो माइनर है तो हम लॉ को वायलेट कर रहे हैं। लॉ क्या कह रहे हैं? एन एग्रीमेंट विद माइनर इज void, so we cannot ask the minor to restore back the money, to pay back the compensation. Is it clear? So this was the position regarding India. तो हमारी जो प्रेजेंट पोजीशन है वहां पे क्या है, अगर माइनर कोर्ट में जा रहा है, प्रेजेंट पोजीशन क्या है हमारी इसके रिगार्डिंग, कि जो माइनर है कोर्ट में जा रहा है माइनर, तो उस केस में अगर एज अ प्लेंटिव जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करवाने के लिए जा रहा है, तो कोर्ट है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर दिया है तो वो क्या कहेंगे कि माइनर को क्या बोलेंगे कि अगर उसको दूसरी पार्टी से कोई बेनिफिट मिला है या अगर कोई कॉम्पनसेशन पे करनी है, तो वो बोलेंगे दूसरी पार्टी को वो पे करो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है इनका इस प्रेजेंट प्रोविजन का, कि रिस्टोर द पार्टीज टू द ओरिजिनल पोजीशन एज फार एज पॉसिबल। इसलिए तो माइनर को भी बोलेंगे। दूसरी पोजीशन क्या है हमारी, कि अगर माइनर एज अ डिफेंडेंट जा रहा है कोर्ट में, ठीक है, तो वहां पे क्या है, और वो रेजिस्ट कर रहा है कि ये जो ये सूट उसके अगेंस्ट किसी ने फाइल किया था कि इसने इस माइनर बच्चे ने मेरे से पैसे लिए थे, वो पैसे वापस नहीं कर रहा, तो अब वहां पे डिफेंडेंट एज अ माइनर क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, माइनर एज अ डिफेंडेंट सूट को रेजिस्ट कर रहा है किस ग्राउंड पे, कि वो माइनर है, ही इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। लेकिन कोर्ट है, कोर्ट फिर भी उसे ये कह सकते हैं डिफेंडेंट को, माइनर को, कि रिस्टोर करो बेनिफिट, अगर आपको कोई मिला है दूसरी पार्टी को रिस्टोर करो, लेकिन कितना रिस्टोर करोगे, कितना वापस करोगे, टू द एक्सटेंड हिज एस्टेट हैज बीन बेनिफिटेड देयरबाय, जिसमें जितनी उसकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में से वो बेनिफिट वो इसको रिस्टोर कर सकते हैं। Is it clear? So this was regarding the cancellation of instrument. So today we have completed two topics, that is rectification, rescission of the contract and the cancellation of the instruments. Now in the next class we are going to discuss about the declaratory decrees. Thank you guys.